जेल का मतलब खतरनाक जगह, खराब जगह जिसमें सब कुछ बुरा हो रहा है, वो जेल है। और मैंने उससे ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी जेल को देखा है। वो एक क्रिएटिव स्पेस भी हो सकती है, वो स्पिरिचुअल स्पेस भी हो सकती है, सुधार की जगह भी है, वो इनोवेशन की जगह भी है, और वो चिंतन मनन, लिखने पढ़ने, योग की जगह भी है। तो मेरे लिए जेल बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस की एक जगह है। एक आदमी जेल के अंदर जा रहा है, उसके परिवार के एक दो लोग बाहर हैं और दरवाज़ा बंद। अब जब दरवाज़ा बंद है, उसके बाद की जो जेल है वो वही देखता है और समझता है जो जेल के अंदर जा रहा है। क्या ऐसी फंडामेंटल चीज़ जो हमें बाहर लगता है ये तो कॉमन है, सबको मिलती होगी, जो अंदर स्कोप ही नहीं है? मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो इंक्यूजिटिव हैं जेल को जानने के लिए। क्यों? कि एक फिल्म बना लें, एक डॉक्यूमेंट्री बना लें, कुछ कमर्शियल हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। जेल फ़ायदे की जगह है ही नहीं। जहाँ हम मुनाफे की तरह से सोचने लगते हैं तो फिर जेल दुकान हो जाती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके चेहरे पर कितने लोग ये कह पाते हैं कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के, हम आपसे दूर रहना चाहेंगे। शरीफ के साथ तस्वीर खिंचाने में हमारी इच्छा है, लेकिन अपराधी हमें बड़ा पसंद आता है, पता नहीं कब काम आ जाए। तो ये जो हमारा पूरा वैल्यू सिस्टम, वही जेल है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेल की रोटी मंगा दो तो उससे हमारे ग्रह टल जाएंगे, और मुझे बड़ी हंसी आती है। ये मैंने भी सुना है। हंसी भी आती है और मुझे दुख भी होता है कि लोग जेल को कमर्शियल प्रोडक्ट, हमारे सितारे ठीक कर दे जेल, लेकिन लोग जेल को देने के लिए कभी भाव से नहीं आते। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, इस दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल काम है। कैमरे पीछे से संचित ने 3, 2, 1 करके गो बोल दिया है। जस्सी दूसरे कैमरे में बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। मेरा नाम आबिर दायरी है, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज व्हाट्स अप आबिर, एंड जॉइनिंग मी टुडे इन कॉन्वर्सेशन इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट। शी हैज डन क्वाइट अ फ्यू पॉडकास्ट विद अस, बट आज एक लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्वर्सेशन में उनसे बात करने की बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज शी इज़ अ प्रिजन रिफॉर्मर. She is also an education personality. Vartika Nanda ji, welcome to ABP Live थैंक यू सो Podcast. मच। थैंक यू। जब भी प्रिजन रिफॉर्म की बात करते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं दिमाग में कि एक तो फिल्मों ने एक अलग परसेप्शन बना के रखा है कि जेल ऐसा होता है, या तो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं या तो वहाँ ज़्यादा ही इमोशनल किस्से होते हैं। इन दो के बीच में कहाँ जेल के अंदर की वाइब मैच होती है? देखिए, जेल एक आइसोलेटेड जगह है, समाज से कटी हुई जगह है, और मैं उसे एक टापू मानती हूँ। आमतौर पर जेल जो शब्द है, बचपन में जब पहली बार बच्चा सुनता है पोषण पा भाई पोषण पा, और फिर वो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, से हमारा हिंदुस्तान में हमारा पहला परिचय होता है। सही बात। और फिर समझ में आता है कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, कुछ है गड़बड़ जेल में। और धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो दो इमेजेस हमारे पास आती हैं, एक फिल्म के ज़रिए से और एक टेलीविज़न के ज़रिए से, और आज के ज़माने में इंटरनेट के ज़रिए से, और कुछ खबरें अखबार के ज़रिए से। सिनेमा, क्योंकि वो फिक्शन से ड्रिवन है, उसमें बहुत सारा नाटक है। टेलीविज़न न्यूज़, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अब सेंसेशन ड्रिवन है, कमर्शियल है, इसलिए उसमें कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात है। अखबार के पास स्पेस कम है, लेकिन अखबार को भी आई बॉल्स चाहिए, तो उसका भी एक नैरेटिव अलग सेट होता है। और डिजिटल मीडिया के पास स्पेस है, पर वो तब भी उतनी हड़बड़ी में काम तो नहीं करता, लेकिन वायरल कर देता है। तो कुल मिला के जो हमें जेल की छवि मिलती है, वो जेल पर छापने वाले की उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की डिसीजन के हिसाब से बनी हुई जेल दिखाई देती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये मानकर ही चलते हैं कि जेल का मतलब खतरनाक जगह, खराब जगह जिसमें सब कुछ बुरा हो रहा है, वो जेल है। और मैंने उससे ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी जेल को देखा है। एंड आपने क्या देखा है? मैंने देखा है कि जब मैं तिनका मध्य प्रदेश पर काम कर रही थी, तो ये कॉफ़ी टेबल बुक बनी, और हमने पिक्चर्स के ज़रिए बताने की कोशिश की जेल क्या है। ये भारत की इकलौती कॉफ़ी टेबल बुक है। उसका जो पहला पन्ना है, उसमें एक तस्वीर है, एक आदमी जेल के अंदर जा रहा है, उसके परिवार के एक दो लोग बाहर हैं, और दरवाज़ा बंद। अब जब दरवाज़ा बंद है, उसके बाद की जो जेल है वो वही देखता है और समझता है जो जेल के अंदर जा रहा है। जेलें बदल गई हैं। 1835 में जब रफली हमने प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करनी शुरू की, आज 2024 में आते आते जेलों का चेहरा और जेलों का जो विकास है
वो बहुत अलग तरह से हुआ है। Okay. तो जो जेल है वो एक क्रिएटिव स्पेस भी हो सकती है, वो स्पिरिचुअल स्पेस भी हो सकती है, सुधार की जगह भी है, वो इनोवेशन की जगह भी है, और वो चिंतन मनन, लिखने पढ़ने, योग की जगह भी है, और ताकत की जगह भी है। जेल अपराधियों का एक ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकती है, और जेल अपराधियों के सुधारने की एक सुधार गृह भी हो सकती है। तो मेरे लिए जेल बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस की एक जगह है। बाप रे, आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑब्वियसली रिफॉर्म या करेक्शन, जो भी आप उसे बोल सकते हैं। इन सब के अगर कुछ एग्जाम्पल्स हो, मतलब आपने कुछ ऐसे किस्से देखे हो जहाँ पे लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव काम किया हो या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुआ हो किसी कैदी का, मतलब वुड यू माइंड शेयरिंग दैट, अगर ऐसा कुछ दिमाग में ऐसा याद आता है? जब मैंने पहली बार जेल को देखा था, दैट हाँ, वाज लेट्स स्टार्ट विद दैट। हाउ वाज योर फर्स्ट एंट्री इनटू जेल? कैसे दिमाग में ख्याल भी आया कि चलो प्रिजन रिफॉर्म पे काम करते हैं? तो पहली बार मैंने जेल को देखा 1993 में, Okay. तिहाड़ जेल। सो एज जर्नलिस्ट आई हैड स्टेप्ड इन एंड आई वांटेड टू डू अ स्टोरी। सो आई वेंट इनसाइड द जेल एंड आई नोटिस्ड सेवरल एरियाज, और उस पर वो एक स्टोरी हुई और वो ट्रिब्यून की कवर स्टोरी छपी, बहुत अच्छी इंटरव्यू थी वो। और मुझे लगा कि वो जेल से मैं बाहर तो आ गई, लेकिन जेल मेरी ज़िंदगी से फिर वो कभी नहीं गई। 93 से जेल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उसके बाद मैं जब NDTV में आई, और उस समय जेसिका लाल केस जब आया ख़ास तौर पे, तब मुझे कहा गया कि मैं क्राइम बीट को हेड करूं। और फिर मैं हिंदुस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जर्नलिस्ट बन गई जिसे क्राइम बीट हेड करने का मौका मिला। और फिर मुझे क्राइम के शेड्स दिखने लगे। एज अ क्राइम रिपोर्टर आप सारा दिन अपराध को चेज़ कर रहे हैं, अपराधियों को चेज़ कर रहे हैं, कोई कोर्टरूम के बाहर, कोई जेल के बाहर, कोई थाने के बाहर, सही बात है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर अभी अभी क्राइम हुआ है। तो मैंने जब क्राइम को हर बार जब देखा, मुझे लगा कि टेलीविज़न जर्नलिस्ट की बड़ी लिमिटेशंस हैं। आपको अपनी स्टोरी 1.5 मिनट 2 मिनट में कह देनी है, इंक्लूडिंग योर पीस टू कैमरा, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? सो द रेस्ट वाज ऑलवेज देयर इन जो माय कैची के पीछे है, एडिट के पीछे है, वो है क्या, सब कहानियां हैं, वो है क्या? आप कॉफी लीजिएगा बढ़िया। हाँ, जब भी दूसरा मन मुझे ये लगा कि जर्नलिस्ट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। True. वो ये है कि गांधी जी तो बोलते थे बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो, और यहाँ ट्रेनिंग है उल्टी, बुरा ही देखो और बताने की भी कोशिश करो जो बुरा है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा भी तो है। और वो समय था जब तिनका तिनका का जन्म हुआ। Okay. और फिर मैंने सोचा कि तिनका तिनका जेलों का जर्नलिज्म करेगा, और मुझे बड़ी खुशी है, ज़िंदगी भर रहेगी, कि जेलों में जर्नलिज्म लाने का काम तिनका तिनका कर पाया, सकारात्मक जर्नलिज्म। इस तरह से मेरी जो जेल की यात्रा है स्टार्ट हुई। वो शुरू हुई। और मैंने ये कोशिश की कि जब मैं जेल में जाऊं तो मेरे अंदर का वो जो बैड वाला जर्नलिस्ट है वो बाहर बैठा रहे, वो इंतज़ार करे और मैं उसे कुछ ना बताऊं। फिर मैंने धीरे धीरे उस जर्नलिस्ट को एकदम छोटा कर दिया और फिर मैंने बाहर कर दिया। तो वो ख़राब जो वाला जर्नलिस्ट कहीं नहीं दिखता, तो वो अच्छा वाला है जो ये देखता है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं। और जब से मैं अच्छा देखने लगी हूँ मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। क्या मतलब वापस से उस पे आते हैं कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के क्या क्या शेड्स या इन सब के क्या क्या कलर्स आपको देखने मिले जेल के अंदर? तो कहानी 2013 की है, और हुआ ये कि विमला मेहरा मैडम उस समय डीजी प्रिजन्स तिहाड़ थी। तो मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही कहा कि मैं आपको आज मिलने के लिए आती हूँ। बहुत दिनों से मैं जानती थी क्राइम बीट की वजह से ही। तो मैं जब गई फिर कोई कुछ भी प्लान नहीं था, तो मैंने कहा कि ठीक है अब आई हूँ तो 6 नंबर भी मैं होते हुए जाती हूँ। 6 नंबर मतलब? जहाँ महिलाओं की जेल है। अच्छा। तो उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है हुआ। तो मैं गई। अब मैं जब सबसे मिलने लगी फिर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आने लगीं। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो ऐसा है, ज़रा पूछते हैं कि कुछ कविता लिखती हूँ, क्या लिखती हैं, क्या बोलती हैं, क्या करती हैं। तो सुबह से शाम हो गई और मैं लौट आई और फिर कुछ अधूरा रह गया। और वो अधूरा बड़ा परेशान कर रहा था कि भाई ये तो अब कुछ तो मुझे यहाँ करना ही करना है, ये इनर कॉलिंग है। फिर मैं दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, चौथी बार गई, और तब मुझे समझ में आ गया कि क्या हो सकता है। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ अनाउंस किया कि देखिए अब तिनका तिनका तिहाड़ ये किताब हम करेंगे पब्लिश,
आप में से जो भी लिखता हो, जो भी लिखता हो, किसी भी तरह की चीज़, जो वो भी हमें आप लिखता दे हो दो। और जो भी लिखता हो। हाँ, वो आप हमें दे दो। अब मैं देखी जब मैं अगले विजिट में गई तो किसी ने टिश्यू पेपर पे कुछ लिख के दिया, कोई पुराने कागज़ पे लिख के दिया, किसी ने अखबार के टुकड़े पे लिख के दिया, किसी ने छोटा सा लिखा, किसी ने बड़ा सा लिखा। तो मैंने कहा यहाँ अब करेंगे काम। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो पहले विजिट में जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उन्होंने सबसे कम काम किया, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। और फिर सिलेक्शन का काम शुरू हुआ तो मैंने और विमला मेहरा मैम ने सिलेक्शन करनी शुरू की। और सिलेक्शन के बाद 4 इनमेट्स सिलेक्ट हुए, सीमा रघुवंशी, आरती, रिया और एक और बंदिनी। तो 4 बंदिनियाँ हमने चूज़ की और इन चारों ने मिलकर उन कविताओं को लिखा जो कि बनी तिनका तिनका त्योहार। अब उसमें भी और कई चीज़ें हुई। और ये कैसी पोम्स थी? वहाँ के अंदर की कहानियाँ थी या उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ थी? ये थी जेल की ज़िंदगी की कहानियाँ। उन्हें क्या याद आता है सबसे ज़्यादा, क्या उनकी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स हैं। लेकिन इसमें यह हुआ कि ये बड़े दिनों तक चलता रहा काम। और फ़ोन मेरा बाहर रहता था, तो बहुत लोग फ़ोन मिलाते थे तो उनको मेरा फ़ोन नहीं मिलता था। तो तब मुझसे लोग नाराज़ होना शुरू हो गए, और वो अभी तक रहे। कई लोग नाराज़ हो जाते, फ़ोन नहीं मिलता था। वो सोचते थे मैं कहाँ हूँ कि फ़ोन रीचेबल भी नहीं है और मैं फ़ोन कॉल बैक भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह से शाम में रहती थी और फिर मैं दूसरी जोन में ट्रैवल कर रही थी। पर मैंने किसी को बताया नहीं। तो मैंने ज़िंदगी में तब एक बात ये ठानी कि जो बहुत गहरी चीज़ें होती हैं, बहुत मन की चीज़ें होती हैं, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, उसको उसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती, वो हौले हौले करनी होती है, शांति के साथ। और वो शांति से करने का नतीजा ये हुआ कि किताब के आने तक, होम मिनिस्टर के हाथों से रिलीज़ होने तक किसी को पता नहीं था कि तिनका तिनका त्योहार नाम की कोई चीज़ बन भी रही। तो भारत ने पहला आपका कॉन्फ्रेंस जब होस्ट किया, पहली बार पूरी दुनिया के प्रिजन हेड्स आए थे और उस कॉन्फ्रेंस की सुबह शुरू हुई इसी किताब के साथ। उसी समय एक गाना मैंने लिखा था और वो गाना भी तिनका तिनका त्योहार था, अलग तरह का गाना लिखा था। वो उस गाने का ऑडियो चला और सब लोगों ने सुना। मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि होम मिनिस्टर उसे रिलीज़ कर रहे हैं। और फिर नई दुनिया पनपने लगी कि जब ये हो गई रिलीज़, फिर अब सोचा अब जेल में जाएंगे और अब जाके वहाँ पर रिलीज़ क्या बोलते हैं गाने के, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग? तिनका तिनका त्योहार है, तिनके में भी आस है, होगी वो सुबह फिर कभी। वो यूट्यूब पे है गाना, आप उसे देखेंगे तो आप हैरान मान जाएंगे कि वो गाना वैसा हो सकता है। क्योंकि उसमें हैरानी की बात ये थी कि जब हम ये कह रहे हैं तिनका तिनका त्योहार है और तिनके में भी आस है, उसे गाने वाले सब बंदी हैं और मेकअप उन्होंने आपस में, सब ने आपस में किया। तो हुआ ये, जब होम मिनिस्टर ने उस गाने को भी रिलीज़ किया तो मुझे ऐसे ही लगा कि अभी इसका क्यों ना एक वीडियो कर दें। फिर हम लोगों ने परमिशन ली, जेल नंबर 2 में शूट हुआ। और मेरा ख्याल है भारत की, 2 क्या होता है? मतलब तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2। ओके, नहीं 6 नंबर में विमेन रहती हैं। हाँ, लेकिन 2 में मेल्स रहते हैं। अब हुआ क्या कि परमिशन मिली और हम लोग शूट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है आज भी भारत की किसी भी जेल में उस तरह के उस पैमाने पर शूट हुआ ही नहीं। तो ये बंदी आए, महिलाओं के लिए भी विशेष परमिशन ली गई कि आज महिलाएं 2 नंबर जेल में आ पाएँ। वो आई, इन्होंने परफॉर्म किया। वैसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ एक शीशा रखा गया, शीशे में देख रहे हैं। जेल में शीशा होना भी बहुत बड़ी बात है कि शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। वो तैयार जेल में शीशे नहीं होते? हाँ, आमतौर पर शीशे नहीं होते क्योंकि वो एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वो नुकीला बन सकता है। सबने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और कुछ शूट से पहले रो रहे हैं, कुछ शूट के बाद रो रहे हैं। और वो गाना रिलीज़ हुआ। उस गाने को फिर लोकसभा स्पीकर ने अपने चेंबर में रिलीज़ किया, सुमित्रा महाजन जी ने, बड़े ही एक बड़ी सादगी के साथ, बड़े सम्मान के साथ। और वो गाना आज भी यूट्यूब पर है। बहुत लोगों ने उसे नहीं भी सुना होगा क्योंकि वो जेल की ख़राब खबर नहीं है, वो तो जेल की सुंदर खबर है। और जो लीड एक्टर था, जो लीड पर्सन था, ऋषभ था उसमें। और फिर एक घटना हुई। ये जब सब कुछ हो गया तो मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी यूएस। तो न्यूयॉर्क में हिंदी सम्मेलन था। तो वहाँ मैंने एंड में सोचा कि 40 सेकंड के लिए गाना मैं चलाती हूँ। एंड का हिस्सा चलाया मैंने, तो तालियां बजी। लेकिन क्या हुआ कि एक ऑफिसर ने, हिंदुस्तान से ही हो गए थे,
ही रेज्ड हिज हैंड एंड ही सेड आई वुड लाइक टू से समथिंग। तो उन्होंने कहा वर्तिका गाना बहुत अच्छा है, तुमने लिखा भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। तो मैंने पूछा कि पर क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि देखो अब तुमने ये सब किया, अब ये इनमें से एक भी आर्टिस्ट कैदी नहीं लग रहा। तुमने जब आर्टिस्ट का चुनाव किया था तुम्हें सोचना चाहिए था कि आर्टिस्ट कैदी लगे। अब ये तो सारे ही फिल्म स्टार टाइप लग रहे हैं, तो क्या बुराई है? तो मैंने कहा कि सर आज मुझे ये लगा कि किसी ने जब ये कहा कि तुम नाकामयाब हुई हो तो ये शायद तो मेरी वही बहुत बड़ी कामयाबी है। सही बात है। क्योंकि सर इनमें से कोई भी आर्टिस्ट नहीं, ये सारे कैदी हैं असल में। एंड ही वाज सरप्राइज्ड, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि क्या ये वाकई कैदी हैं, ये जेल के अंदर बंद हैं, ये जेल के अंदर शूट हुआ है और ये आर्टिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये उस गाने की सबसे बड़ी कामयाबी है, उनकी खुशी, उनका उत्साह, उनकी परफॉर्मेंस और उनका उस तरह से सामने आना। तो 2013 की जो ये यात्रा है आज 2024 में भी बहुत अलग अलग रंगों में जारी है। 2023 में जब इस किताब के 10 साल पूरे हुए तो हमने इसका सेकेंड एडिशन रिलीज़ किया जेल नंबर 6 में ही। और उस समय सबसे अच्छी जो बात हुई, क्या हुआ कि रमा, सीमा और रिया और आरती में से 3 बंदिनियाँ तो ये तीनों रिलीज़ हो चुकी थी, आरती जेल में थी। और इतना लंबा समय आरती का, तो आरती जब 2013 में मेरे से पहली बार मिली थी से लेकर 2023 में वो जेल में थी और उसकी परफॉर्मेंस उस दिन देखने लायक थी। उस दिन जेल में एक नाटक किया गया और उस नाटक में वो बनी सुप्रिटेंडेंट और एक बंदिनी बनी वर्तिका। अच्छा। और एक बंदिनी बनी विमला मेहरा। तो उन्होंने इनेक्ट किया कि पहली मुलाकात हमारी कैसी हुई। और आरती बड़ी खुश थी कि आज वो सुप्रिटेंडेंट की तरह एक्ट कर रही है और उसे परमिशन मिली कि वो एक कुर्सी में बैठे। कुर्सी में बैठना बहुत बड़ी बात है जेल में, बहुत बड़ा कुर्सी में बैठी लग्जरी है। तो कुर्सी में बैठी है और वो वैसे ही एक्ट कर रही है और वो भी एक्ट कर रही है वर्तिका की तरह। और सामने बैठी हुई वर्तिका कितनी खुश हुई होगी, सोचिए ये देखने में कि इतने सालों की जो यात्रा थी उसके कुछ बहुत सकारात्मक असर हुआ। आप जब इतनी सारी चीज़ें बोल रहे थे, हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, फॉर ऑल दोज पीपल हु मे नॉट हैव क्लू कि जेल फंक्शन कैसे करता है, आप एक ब्रीफ में बता सकते हैं कि ऐसे तो जो सिनेमा में दिखाता है कि ये आए, पुलिस पकड़ के लेके गए, वो एक ड्रेस चेंज हुआ, फ्रिस्किंग हुई, उसके बाद आप जेल के कैदी बन जाते हैं, बट क्या ऐसी फंडामेंटल चीज़ जो हमें बाहर लगता है ये तो कॉमन है, सबको मिलती होगी, जो अंदर स्कोप ही नहीं है? जैसे कि उनमें से एक आईना था, कुर्सी है, ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो मतलब हम कभी बाहर रह के सोच ही नहीं सकते कि ये भी नहीं है? सबसे पहले तो आज़ादी है, बोलने कहने की, घूमने फिरने की, कुछ भी चाह लेने की। और इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा ईश्वर का शुक्र है कि उसने मेरी ज़िंदगी में तिनका तिनका और जेल को दिया, क्योंकि उसने मुझे ये बताया कि ज़िंदगी में शुक्रगुज़ार होना कितनी बड़ी बात है, कितनी ज़रूरी बात है। तो जेल में जाते ही सबसे पहले चली जाती है आज़ादी, उसके बाद चले जाते हैं आपके सो कॉल्ड दोस्त और रिश्तेदार, क्योंकि बुरे समय के साथ ही बहुत कम होते हैं। और फिर जेल की हकीकत शुरू होती है, जहाँ पर कुछ जो चीज़ें कागज़ में लिखी हैं, प्रिजन मैनुअल में लिखी हैं, होनी चाहिए, कई बार वो नहीं मिलती। और जैसे कि बहुत आसानी से मिलने वाली किसी भी तरह की सुविधा, आपका मन है कि मैं आज ये नहीं ये खाऊं, वो नहीं तो वो खाऊं, बट वो प्रिजन मैनुअल में लिखा रहता है कि मिलना चाहिए। प्रिजन मैनुअल में ये लिखा है कि देखिए खाने की एक टेबल बना हुआ है, एक क्वालिटी होना चाहिए, उस हिसाब से वो क्वालिटी भी हो और उतनी क्वांटिटी भी हो। तो वो क्वांटिटी तो मिल जाएगी, क्वालिटी तो अब ऐसी चीज़ है कि उसे मापना मुश्किल है। तो जेल इच्छाओं से नहीं चलती, जेल तो अपनी गति से चलती है। कुछ जेलों में कुछ सुविधाएं अतिरिक्त तौर पर मिल जाती और कुछ में जो बहुत बुनियादी वो भी नहीं मिल पाती। तो और डिग्निटी जेल में जाते जो आराम से मिल जाता है और जो बिल्कुल ही नहीं मिलता। जैसे कुछ लोगों को
जो कोरोना के समय जैसे टेलीफोन कॉल्स, उत्तर प्रदेश की जेलों में कुछ समस्याएं आ रही थी और मैं उस समय यूपी की जेल्स पर ही काम कर रही थी। तो कुछ ऐसी चीज़ हुई तो मैंने एडीजी साहब से संपर्क किया और मैंने एक रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली कि महिलाओं को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, अतिरिक्त समय नहीं मिल रहा था, कुछ फ़ोन कॉल्स के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही थी। इससे पहले जैसे वीडियो कॉल्स होना इतना इजीली नहीं होता था, कोरोना का समय आया वीडियो कॉल्स होने लगी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जैसे प्रिजन मैनुअल्स में लिखा है कि लिखने पढ़ने की एक बेसिक आज़ादी मिल जाए, सबको मिलती है, वो मिलनी चाहिए, लिखा है, पर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। कुछ लोगों ने जेल में रहकर लिखा पर कुछ को सुविधाएं नहीं मिली, जैसे कि बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में थे। उन्होंने अपने लिए कलम मांगी, कलम नहीं मिली तो उन्होंने कोयले से दीवार पर लिखना शुरू कर दिया, दीवार पर लिखते रहे। फिर ऐसे बहुत सारे बंदी अलग अलग समयों पर अलग अलग जेलों में रहे और उन्हें कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और वो चाहता है कि ठीक है, कम से कम ये नहीं तो ये ही मिल जाए, ज़्यादा रोशनी वाला एक कमरा सेल मिल जाए मुझे, या फिर थोड़ी ज़्यादा देर बाहर आने का मौका मिल जाए। श्री अरबिंदो के एग्जाम्पल मैं दूंगी। अलीपुर की जेल में थे ठीक 1 साल, तो 1 साल का जो उनका समय था, लेकिन मैं इसको नेगेटिवली भी नहीं बोलना चाहती हूँ। बहुत कमाल की चीज़ श्री अरबिंदो ने लिखी माय प्रिजन डायरी में। उन्होंने लिखा कि जब मैं जेल में पहले दिन आया तो मैंने अपनी डायरी में लिखा, ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल आना पड़ा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया था, तो ईश्वर मुझे जेल क्यों लाया। 365 दिन बाद जब वो रिहा हुए तब उन्होंने लिखा, अब मुझे समझ में आया मैं जेल क्यों लाया गया था, तो वो एक वजह थी। तो हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रिजन मैनुअल जिसके कुछ नियम हैं, कायदे के हिसाब से वो चलेगा। आपके पास इतनी चीज़ हो सकती है, इतने कपड़े हो सकते हैं, जैसे आपने कहा ना कि और क्या हो सकता है। कुछ जेलों में बंदिनियों को 4 कपड़े अलाउड हैं, कुछ में 5 अलाउड हैं, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है प्रिजन। हर राज्य अपने हिसाब से चलाता है। कुछ जगह 6 भी अलाउड है। अभी मैं एक जगह एक जेल में गई तो मैंने कहा कि आप लोग कितने कपड़े अलाउड करते हो, बाहर वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सोचते भी नहीं ऐसा। मतलब ये एक पॉइंट है, यही कईयों को नहीं पता होगा। हाँ, तो फिर तो उन्होंने कहा नहीं, हम 6-7 अलाउ कर देते हैं। तो वैसे पर अलाउड 4 हैं, पर हम कर देते हैं मानवीयता के लिहाज पर। तो मानवीय होना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं ये बात भी बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी, सब लोग मानवीय हों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे मुझे याद है कि किसी ने एक बार ये टोका कि मेरे साथ जो बंदिनी बैठी थी, उन्होंने कोई तस्वीर कहीं देखी थी, तो उन्होंने कहा कि कमाली हो गई, इन्होंने प्रेस किए हुए कपड़े क्यों पहने और इन्होंने आंखों में काजल क्यों लगाया। उन्हें बहुत आपत्ति थी इस बात पे उस बंदिनी ने कि बंदिनी ने क्यों लगाया, उसने प्रेस वाले कपड़े क्यों पहने और उसने काजल क्यों लगाया। आपत्ति थी, क्यों, ये सुविधा क्यों दी गई। क्या बंदी इंसान ने सज़ा तो दी, कोर्ट ने सज़ा के हिसाब से वो अंदर हैं। साफ कपड़े ना पहने ये तो कहीं भी नहीं लिखा। ऑन द कॉन्ट्ररी दे शुड बी वेयरिंग नीट क्लोथ्स, क्योंकि एक एटलीस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं और कई बार हम बड़े इंसेंसिटिवली हम जेल को तब जानना चाहते हैं और इतना हद तक ही जानना चाहते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो इंक्यूजिटिव हैं जेल को जानने के लिए। क्यों कि एक फ़िल्म बना लें, एक डॉक्यूमेंट्री बना लें, कुछ कमर्शियल हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। जेल फ़ायदे की जगह है ही नहीं। जहाँ हम मुनाफे की तरह से सोचने लगते हैं तो फिर जेल दुकान हो जाती है, और जेल दुकान ना हो यही कोशिश तिनका तिनका करता है। वेरी वेल सेड। आप अक्रॉस इंडिया इतने सारे जेल्स में गए हो, किस स्टेट में सबसे अच्छी हालत होगी जेल्स की? ये कहना तो बहुत ही गलत होगा मेरे लिए, ये कहाँ पर बहुत अच्छी हो या कौन सी जगह सबसे बुरी है। हाँ। लेकिन ये है कि मिक्स्ड है। कई जेलों में बहुत सुविधाएं हैं और सुविधाओं से ज़्यादा क्रिएटिव काम भी हुआ है। अलाउ किया उन्होंने चीज़ों को करने के लिए। एक्चुअली हर जेल एक तो अलग होती,
जेल की पॉपुलेशन, प्रिजन पॉपुलेशन रोज बदलती, अलग अलग तरह की होती। आज कोई ऐसा है, कल कोई वैसा होगा। यू नेवर नो कौन आया कौन गया, किस तरह के लोग हैं। टेक्स द कॉल कि जेल कैसा रहेगा, द जेलर सुप्रिटेंडेंट जनरली इज इन चार्ज। तो अब वो कैसा, सुप्रिटेंडेंट कैसा है, अगर वो क्रिएटिव इंक्लिनेशन के होंगे, हाँ, या वो चाहते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म हो, तो शायद एनवायरनमेंट सही रहता है। हाँ हाँ हाँ। और रिफॉर्म्स भी अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है, रातों रात कोई नहीं बदलता। रातों रात क्या बाहर के लोग बदलते हैं जो जेल के लोग बदल जाएं? अपने आप को बदलना कितना मुश्किल काम है। बाहर के लोगों को जो सारी सुविधाएं मिलती हैं, जब मर्जी हो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी खा पी लें, कुछ कर लें, और जो सबल सक्षम लोग हैं उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, वो कितना अपने आप को बदल पाते हैं। तो हम क्यों चाहते हैं सब लोग जेल के अंदर ही बदल जाएं, और जेल के अंदर जाएं तो बदल के बाहर आएं, और वो बदलें उसके लिए हम खुद क्या करते हैं? तो हम खुद भी नहीं करना चाहते। मैं कितनी ही बार देखती हूँ कि हम एक फिल्मों से जो अप्रोच बना लेते हैं, मानसिकता बना लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं जो जेल गया वो हमें उसको एक बहुत ही निकृष्ट निगाह से देखना है। तो ऐसे अपराधी तो जेल के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, पर हम उन्हें निकृष्ट नज़र से नहीं देखते, बल्कि बहुत बार तो हम अपराधी को बड़ी इज्जत देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये आदमी जब इतना कुछ मैनेज कर चुका है तो कमाल का आदमी। बड़े बड़े अपराधियों को हम बड़ा सम्मान देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्हें लगता है कि तो कमाल का आदमी। अपराधी जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके चेहरे पर कितने लोग ये कह पाते हैं कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के, हम आपसे दूर रहना चाहेंगे। आमतौर पर शरीफ लोग से लोग फिर भी दूर रहते हैं। शरीफ के साथ तस्वीर खिंचाने में हमारी इच्छा है, लेकिन अपराधी हमें बड़ा पसंद आता है। पता नहीं कब काम आ जाए, आपके गली मोहल्ले का छोटा सा अपराधी पता नहीं कब काम आ जाए, इससे बना के रखिए। और वहीं पर आपको कोई शरीफ इंसान दिखेगा तो आपको लगेगा ये किस काम का है, इसकी शराफत हमारे काम नहीं है। तो ये जो हमारा पूरा वैल्यू सिस्टम, वही जेल है जिसको हम कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते। हमारी वैल्यूज़ ही हमें आज़ाद करती हैं, हमारी वैल्यूज़ ही हमें जेल में कैद करती हैं। बाप रे, आपने एकदम रियलिटी चेक दे दिया लाइफ का, लग रहा है। अच्छा, अगर हम स्टेट्स को कंपेयर नहीं करते, हैव यू बीन टू अ फॉरेन जेल बाय एनी चांस? मैंने मॉरिशस की जेल को देखा, और ओस्लो की जेल को भी देखा, और कुछ लिहाज से मुझे लगा हम उनसे आगे हैं, कुछ में हम उनसे पीछे भी हैं। जैसे कि ओस्लो की जेल की लाइब्रेरी, ओ माय गॉड, कमाल की। और ओस्लो में सफाई, और वो ओवर क्राउडेड जेल्स भी नहीं है, और वहाँ के लोगों का कैरेक्टर कमाल का। अगर जेल में संख्या से ज़्यादा लोग हैं तो वो वेटिंग में डाल देते हैं कि जब ये थोड़ी जेल खाली होगी तो फिर ये आ जाएंगे। तब तक वो बाहर है? बाहर है। हमारे यहाँ ऐसा होगा? आप कल्पना कीजिए। तब तक वो बाहर है? तब तक बाहर है, फिर वो वेटिंग ओवर होगा तो वो आएगा। और सिस्टमेटिक जेल, लाइंस उन्होंने प्रॉपरली ड्रॉ कर रखी हैं, ये वाली लाइन इस चीज़ की, ये वाली लाइन इस चीज़ की। अंदर का फ्रीडम, अंदर का कॉन्वर्सेशन, अंदर का माहौल, वो बड़ा अलग तरह का है। और लेकिन कुछ चीज़ें भारत में बहुत कमाल की, जैसे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़्यादा है जेल के अंदर। आप इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से फिर भी एक मूवमेंट ज़्यादा है। वहाँ बहुत सी जेलों में उस तरह का मूवमेंट उस तरह नहीं दिखाई देता। मॉरिशस की जेल में मैंने देखा जेल स्टाफ बड़ा ओपन, बड़ा जोवियल, हैप्पीनेस है उनमें, और बहुत ओपन कि वो लोग चेंजेस के लिए भी ओपन है। हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, एक तो हम बेवजह शक की भी आदत डाल लेते हैं। हमें बहुत शक होता रहता है, कोई बाहर से आ रहा है तो क्या होगा, क्या करेगा, क्या है। देखिए, हर आदमी को हम एक नज़र से देख नहीं सकते। हो सकता है जो आने वाला है, जिस पे आप शक करके देख रहे हैं, वो आपके काम का आदमी था, वो तो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था। रीज़न ये है कि वही कहावत है ना कि दूध का जला हाँ, फूक फूक के पीता, तो इसलिए कई बार हमें बहुत वो होने लगता है। पर कई चीज़ें बदली हैं। जैसे जो हम लोगों का जेल रेडियो है, तिनका जेल रेडियो, पूरी दुनिया में इतना सिस्टमेटिक जेल रेडियो कोई नहीं, और इसने जेलों को बहुत बदला है। मैं उसे ओस्लो से कन्वर्ट कर रही थी। बंदी आके वही रेडियो जॉक्स होते हैं। हाँ, तो उसका प्रोसेस ये रहता है कि 2019 में जब ज़िला जेल आगरा में हम लोग पहला तिनका जेल रेडियो लाए, तो इनमेट्स को हमने कहा था कि भाई देखो, ये छोटा सा कमरा था, यहाँ रेडियो बनाएंगे और आप लोग पार्टिसिपेट करना। बड़ी इमोशनल, बहुत ही रिच जर्नी थी वो। 2019 की जर्नी कहने का समय अब 2024 में आया है। 5 साल मैंने इस बात को होल्ड किया कि अभी दुनिया को ये बात नहीं कही जाएगी, लेकिन अब क्योंकि जिस किताब पर मैं काम कर रही थी,
वो चीज़ें हो गई हैं और एक आध महीने में उसे रिलीज़ करेंगे। उसका एक मेन केंद्र ज़िला जेल आगरा। ओके ये भारत की सबसे पुरानी जेलों में से एक है, हिस्टोरिकल जेल है। ओके और इस जेल के 3 बंदी, उनमें एक महिला थी। तो हमने जब चयन किया, फिर ये 3 लोग, पहले 2 आए, फिर तीसरा आया। और एक तो IIM बेंगलोर की स्टूडेंट थी वो, और जो दूसरा था वो MS साइकोलॉजी उसने किया था, और बहुत ही कमाल का बोलता भी था। इनका कोई रेडियो से ताल्लुक़ नहीं था, और प्रोग्राम्स हम लोग बनाते थे और करते थे। पर मैं बताऊँ इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छा ये था कि बाहर की दुनिया की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। आपको अंदर जो करना है आप करो। हम अंदर अपना शांति से काम कर रहे थे। मैंने ये बात ज़िंदगी में सीख ली हमेशा के लिए, जिन चीज़ों को आप बहुत प्रचारित करते हैं वो चीज़ें सच्ची नहीं होती। जो चीज़ आराम की गति से जाती है, इत्मीनान से जाती है, जिसमें आप 1 to 1 एक समुदाय को मदद करने की कोशिश करते हैं चुपचाप, सबसे सुंदर एक्सरसाइज वही होती है। और वो हुआ कि वो रेडियो बड़ा सुंदर बना। उसके बाद हमने हरियाणा की जेलों में रेडियो लाना शुरू किया, तो 20 में से 10 में एकदम सक्सेसफुल रेडियो चल रहा है, और वहाँ की कहानियाँ अलग हैं। तो हमने तिनका मॉडल ऑफ प्रिजन रेडियो एक बनाया है। तो एक मॉडल है और कि क्या वहीं के करेंगे। बंदी आते हैं और वही 3 लोग हमेशा रेडियो जॉक्स रहते हैं। कई जगह 10 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, ओके। आते जाते कुछ रहते हैं, और सबकी अपनी कहानी रहती है। और उसी पर फिर हमारा तिनका जेल रेडियो पॉडकास्ट भी है। ओके। तो कुछ चीज़ें वहाँ नहीं हो पाती तो हम यहाँ करते हैं, और तो बंदी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी बात और कहते वो हैं। डेली शो होस्ट करते हैं। डेली करते हैं, डेली अपनी बात कहते और हैं गाने अपने वाने तरीके कैसे से। चलते हैं? गाने भी उसमें से, हम तो यही चाहते हैं कि वो लोग अपना अपना गाना गाएं, तो गाते भी। कुछ लोग रागिनी गा रहे हैं, कोई पंजाबी गाना गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, तो सब आर्टिस्ट हैं। हमारा जो तिनका जेल रेडियो का जो थीम सॉन्ग है वो एक बंदी ने ही लिखा और गाया है। लेकिन इसमें कई बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। ओके। वो ये हैं कि जैसे कुछ चीज़ें जो हमने ऐड भी किए हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेल की रोटी मंगा दो तो उससे हमारे ग्रह टल जाएंगे, और मुझे बड़ी हंसी आती है। ये मैंने भी सुना है। हंसी भी आती है और मुझे दुख भी होता है कि लोग जेल को कमर्शियल प्रोडक्ट, हमारे सितारे ठीक कर दे जेल, लेकिन लोग जेल को देने के लिए कभी भाव से नहीं आते। मैं नहीं देखती, जैसे अब हमने अभी सिग्नेचर ट्यून ही सपोज हमने रिलीज़ किया, 3 लोग भी उस पर कुछ नहीं लिखेंगे, सुन भी लेंगे तो भी नहीं लिखेंगे कि कहीं उस बंदी की तारीफ़ कर दी तो कहीं वो बंदी खुश हो गया। तो हम तमाम दुनिया भर के लोगों को खुश करना चाहते हैं, जिनसे हमारे कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हमारा प्रमोशन होने वाला हो, पैसे मिलने वाले हों, बॉस खुश हो जाए, पड़ोसी खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाएं, हम स्टार बन जाएं। लेकिन जिसमें हमें कुछ नहीं मिलना होता वो काम हम नहीं करना चाहते हैं, कि कहीं वो खुश ना हो जाए, तो वो बंदी खुश ना हो, हम नहीं करना चाहते। लेकिन जेल से रोटी आ जाए और मेरे कर्मा ठीक हो जाएं, तो मैं कई बार ये सोचती हूँ इस दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल काम है। भाई साहब, आप अभी एक चीज़ मेंशन कर रहे थे, ये 3 बंदियों की जब आप बात कर रहे थे, एक IIM बेंगलोर से पास आउट है, एक ने MSc साइकोलॉजी किया है। जब आप इतने पढ़े लिखे लोगों को देखते हो, एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग विद देम? व्हाट डू यू थिंक, मतलब अगर एक मोर फिलोसफिकल एंड पे सोच के देखें, थोड़ा डीप सोच के देखें, व्हाट डू यू थिंक हैज़ एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद देयर लाइफ और विद देयर डिसीजन? और ऐसे कितने और लोग या स्पेक्ट्रम ऑफ लोग आपने देखे हैं? क्या सभी कम पढ़े लिखे हैं या सभी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? और व्हाट इज़ द रेशो? क्या उसका एजुकेशन का क्राइम का मतलब कोई रिलेशन है? मैं वो जानना चाहता था। नहीं है, नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हो। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जेल जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं, बहुत स्किल्ड लोग भी जाते हैं, बहुत चालाक लोग भी जाते हैं, बहुत बदमाश लोग भी जाते हैं, और बहुत शरीफ लोग भी जाते हैं। तो जेल क्यों जाते हैं? मैंने इस पर बहुत सालों से बहुत कुछ सोचा है, और मैं जिस कंक्लूजन पर अभी तक पहुंची हूँ, हो सकता है कुछ लोग सहमत होते हों, कुछ ना होते हों। जेल आपका कार्मिक रिफ्लेक्शन है। मैं बहुत से बंदियों को जानती हूँ जिन्होंने कहा कि उस दिन तो ये क्राइम मैंने किया ही नहीं था, पर मैं इससे पहले क्राइम कर रहा था, पकड़ा मैं उस दिन गया। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, किसी का भी नाम लिए बिना। हाँ, बिना नाम लिए रियल केस बता दीजिए, बिना नाम मत लीजिए। तो कोई व्यक्ति किसी की हत्या के मामले में जेल में गया, उसने मुझे कहा कि
ये हत्या मैंने की ही नहीं, ठीक है। अब मैंने अगर आपको आधी बात बताई तो आप ये कहेंगे कि उसे फंसा दिया गया है। यही दिमाग में आप क्या है? कई दिनों की इंटरेक्शन के बाद मैं तो बात समझ गई थी, मैं जानती भी थी। फिर उसने कहा कि देखिए, इस आदमी को तो मैंने नहीं मारा था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को मारा था आज से कुछ साल पहले। इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई मुझे आज भी पकड़ नहीं सकता, और मैं जिसमें पकड़ा गया वो मैंने किया नहीं। तो ऐसा ही होता है। तो इसमें मैं ये बात कहना चाहती हूँ, दो बातें। पहली बात, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, उनमें से कई लोगों को असल में शायद वो जेल के अंदर होने चाहिए थे, और बहुत सारे लोग जो जेल के अंदर हैं उन्हें जेल के बाहर होना चाहिए था। ऐसा भी है। दूसरी बात यह है, हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, हम सोचते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा है वहाँ तो हम अलर्ट रहें, जहाँ नहीं तो कुछ भी कर लो। किसी का सामान है उठा लिया, कोई चीज़ बदमाशी कर दिया, कुछ कर दिया। एक्चुअली इस पूरी दुनिया के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा है, हर कर्मा मैच होता है, रिकॉर्ड होता है। लेकिन मैं बहुत कोशिश करके भी अकेले बहुतों को ये बात समझा नहीं सकती, पर मैंने इसे होते हुए देखा है। हमें लगता है हम कुछ भी करेंगे, शायद उसने नहीं देखा और उसने भी नहीं देखा, हम कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। सारे गलत कर्म आपके कहीं रिकॉर्ड होते रहते हैं, और वो अचानक उसका समय जब आता है तब आप उसका भुगतान करते हैं। वो भुगतान 20 साल बाद भी हो सकता है, वो भुगतान उसी दिन भी हो सकता है, और वो अगले जन्म में भी हो सकता है। ये मेरी अपनी थ्योरी है, पर मैंने इसको होते हुए देखा है बहुत सारे मामलों में। बहुत सारे लोगों को मैं आज भी जानती हूँ जिन्होंने बहुत गहरे अपराध किए, वो जेल के बाहर हैं। और क्योंकि मैं इतने सालों से जेलों से जुड़ी हूँ, कई बार लोग थोड़ा आगे आकर कन्फेस भी करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, क्योंकि कुछ को लगता है कि शायद जेल की दुनिया की वजह से मेरा एक दूसरी दुनिया से भी कोई ताल्लुक़ है, थोड़ा हद तक है। लेकिन मेरा भी वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ा है जिन्होंने अपराध किया है और आज भी उनकी इज्जत है दुनिया में, और उनका अपराध सामने नहीं आया। लेकिन समय बहुत बड़ी चीज़ है। और कई ऐसे भी आपने केसेस देखे होंगे जिन्होंने शायद इस जन्म में, अगर आप पुनर्जन्म मानते हो और आप बिलीव करो, लेकिन उन्होंने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो तो भी जेल के अंदर है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। ऐसा होता है। इसलिए मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ, कोरोना के समय में याद कीजिए, लोगों को बहुत जेल याद आई। कई लोगों ने फेसबुक में लिखा ज़िंदगी जेल हो गई, ऐसा लग रहा है जेल के अंदर बैठे हैं। लेकिन जेल के लिए किया किसी ने कुछ नहीं, बोलते रहे हम जेल के अंदर हैं। जैसे मुझे ख्याल आता है कई बार ऐसा हुआ कि तिनका तिनका कई बार जेलों में जाके हम कुछ कपड़े या कुछ, कभी कुछ ऐसा है, तो बहुत अमीर से भी लोग जब मुझे संपर्क करते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, उस जेल को आप कुछ, मैं बता दूँगी, उस जेल में आप कपड़े भेज दीजिएगा उसी जेल में, या इस जेल में अगर आपको कुछ भेजना है तो आप इस जेल में भेज दीजिएगा। लेकिन वो दिन फिर कभी आता नहीं, वो कॉल ही कभी नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है हम वही चीज़ वहाँ दें जब कुछ दिखे तो सही, मेरा फ़ोटो छपे, कुछ मेरा प्रचार हो कि मैंने बंदियों को 5 कपड़े दिए, कुछ फेसबुक में डले तो सही फ़ोटो कि मैं दान करके आई हूँ। वो फेसबुक का वो फ़ोटो मुझे बड़ा याद आता है, जो कोरोना के समय में 2 केले लेकर 5 लोग गए थे। केले 2 थे, 5 लोग थे और 10 लोग थे, और उनको केला दिया तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो जेल को हम वही जगह समझते हैं कि हम ये देकर जाएंगे और उसके बदले में तुरंत फ़ोटो और लाइक और ये और ये और वो हो जाए। तो ये है। और ये भी बात सही है कि जेल के अंदर आने वाले लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जोन्स में आते हैं, और जेल दुनिया की, मैं समझती हूँ, सबसे बड़ी पाठशाला है। इसलिए हमने तिनका जेल पाठशाला खोली। जेलों में हमारी जितनी ट्रेनिंग्स होती उसको मैं कहती हूँ तिनका जेल पाठशाला। और वो पाठशाला उनकी भी है और मेरी भी है, वो भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, तो हम सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं आज आपको बता दूं, मतलब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आई रिमेंबर मीटिंग यू 4-5 मंथ्स बैक, और तब हम ऐसे ही बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और आपने मुझे एक चीज़ बताई थी जो मेरे जहन में आज भी याद है कि आबिर, तुम तो बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ओला उबर बुक करती हूँ और मैं कभी, मुझे तिहाड़ जाना है और मैं उस पर ड्रॉप लोकेशन तिहाड़ डालती हूँ, कई बार लोग कैंसिल कर देते हैं। या फिर जब राइड स्टार्ट होती है तब देखते हैं तिहाड़ जाना है, वो कैंसिल कर देते हैं। आई एम लाइक, इसका क्या लॉजिक है? लेकिन ये होता है, राइट? बिल्कुल होता है। ऐसे क्या और चैलेंजेस आप फेस करते हो?
बहुत सारा चैलेंज है। बहुत सारी जेलों में ये बड़ी दुख वाली कहानी है, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा बताती हूँ। ऐसे दिसंबर में मैं एक जेल पर मुझे जाना था, बड़ी देर तक मैं बुकिंग करती रही, नहीं हो रही। फिर आखिर में जब बुक हुई तो आ गया वो कैब वाला। तो वो उसने 3-4 बार आज से मुझसे पूछा कि ये जो एड्रेस लिखा, उसने जेल वर्ड नहीं बोला, ये जो एड्रेस लिखा आपको वहीं जाना है? मैंने भी जेल वर्ड नहीं बोला, मैंने कहा वहीं जाना है। मैं देखना चाह रही थी वो कैसे रिएक्ट करता है। फिर उस रेड लाइट पे उसने पीछे मुड़ के मुझे देखा भी ध्यान से, तो उसे लगा होगा कुछ पढ़े लिखे तो लग रही, पता नहीं क्या करने जा रही हैं। वो बड़ा रेड लाइट हो, फिर वो ऐसे करके देखे, फिर वो बोला कि आपको मैडम यहीं जाना है? हाँ जाना यहीं। तो जब वहाँ पहुँचने वाले थे उसने कुछ देर पहले गाड़ी रोक दी, बोला मैडम अब इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि क्यों? आप जाइए ऐसी जगह, मुझे तो जाना नहीं, आप चले जाइए। तो मैंने कहा अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ जाने से क्या प्रॉब्लम? बोला कोई जाने वाली जगह है। अच्छा आप जब जाओगे, ये भी बहुत बार ये ड्राइवर्स मुझसे पूछते हैं आप जाके आओगे क्या? तो मुझे बड़ी हंसी आती है, भाई हाँ जाके आऊँगी, बिल्कुल जाकर आऊँगी। तो खैर जब ये हुआ तो मैंने फिर फ़ोन किया जेल के अंदर, मैंने कहा कि भाई किसी को ज़रा सा बाहर भेजो जो समझदार हो। तो कोई समझदार आया, तो मैंने कहा इसको थोड़ा समझाओ और इसे साथ लेकर चलो। अब वो तो कांटो खून नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा अंदर। मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ अंदर, और नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो खैर किसी तरह हम उसे लेकर गए। तो मैंने कहा कि इसे थोड़ा जेल का पानी वानी पिलाओ, और ये उसे लगा इसमें ज़रूर कुछ मिलावट है। तो मैंने कहा एक गिलास लाओ, गिलास से मैं पीती हूँ, फिर तुम भी पी लो। तो उसको बहुत ही अजीब सा लगा, तो वो तो अजीब भाव में गया। लेकिन एक बार एक ड्राइवर को वो बहुत टच्ड भी था, तो उसने कहा मुझे बड़ा अलग फीलिंग आई। और एक बार क्या हुआ, एक ड्राइवर बहुत ही फंसी हो गया था और मैं समझ गई थी कि अब मामला क्या है, मैं समझ गई थी इसका कोई मामला है। अच्छा वो कहीं कुछ कर के बैठा है, और उसको खुद को लग रहा है कि उसे ये लगा कि मुझे उसके किसी अपराध के बारे में पता लग गया है, और मैंने जानबूझ के बुक किया है, मैं जानबूझ के उसे वहाँ तक लाई हूँ और मैं उसे जेल के अंदर ही पहुँचा दूँगी, क्योंकि वो इतना पर्टर्ब था कि उसे लगा कि उसके किसी अपराध की सूचना आ गई। और मुझे बड़ा ही अजीब बात लगी। फिर तो ऐसे भी अनुभव होते हैं, और क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के साथ मैं किस्सा खाकी का करती हूँ, तो वहाँ पर हम क्राइम की पॉजिटिव स्टोरीज़ करते हैं, तो उस वजह से मुझे क्राइम का एक अलग हिस्सा वो भी देखने को मिलता है कि कैसे देश का ये एक ऐसा पॉडकास्ट जो किसी पुलिस विभाग का इकलौता पॉडकास्ट है जो अपराधों के सलूशन की बात कर रहा है, कैसे वो एक दूसरी दुनिया है कि वो सुलझाया उसने अपराध को। तो मेरे लिए दोनों जोन्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वहाँ केस को सुलझाया गया, कोई जेल के अंदर गया, और यहाँ मैं हूँ तिनका उनके पास जा रहा है जो जेल के अंदर हैं। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन्होंने मुझे अपराध की दुनिया को और करीब से समझने का मौका दिया। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट मेरा जो लास्ट सवाल रहेगा वो आपसे, आज हम बैठे हैं 2024 में, आज़ादी के, इंडिया की आज़ादी के 75-76 साल हो गए हैं करीब करीब। आज से 24-25 साल बाद करीब करीब 100 साल हो जाएंगे। कैसा देखना चाहेंगे आप तब भारत के जेल को? उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज देखना चाहेंगे, क्या साइकोलॉजिकल चेंज देखना चाहेंगे, और कैसे है तो सब एट द एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग ही जो अंदर है, उनको कैसे उन जेल्स को ज़्यादा ह्यूमन बना सकते हैं, वो कैसे आप देखते हो? ये वाली जो किताब है तिनका मध्य प्रदेश, जिसकी मैं बात कर रही थी, ये कॉफ़ी टेबल बुक है, और इसमें ये ड्रॉ किए हैं बंदियों ने, अलग अलग बंदियों ने, और ये जेल के उस रूप को भी दिखाने की कोशिश है जैसी जेल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ वो नहीं जो भी है, जो हो सकती, जो फ्यूचर हो सकता है जेल का। और जो मैं कह रही हूँ बात, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि हम जेल कैसी हो, जेल वैसी ही होगी जैसा हमारा समाज होगा। अगर हमारा समाज सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर एक विकसित समाज है, तो जेल विकसित होगी। अगर हम पॉजिटिव लोग हैं, अगर हम लेस कमर्शियल लोग हैं, अगर हम एक खुली सोच वाले लोग हैं, तो वही वाले लोग जो हैं वो जेल में ही जा रहे हैं, वैसे ही समाज हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि जेल को ऐसा होना चाहिए कि जब वो लौट कर आएँ तो फिर से समाज की हेल्प कर सकें। कोरोना के समय में इनमें से कई कैदियों ने बाहर की दुनिया की हेल्प की। उन्होंने सैनिटाइजर्स बनाए, मास्क बनाए, बहुत कुछ किया। बाहर वालों ने जेल के लिए कुछ किया हो ऐसा बहुत कम होता है। तो मैंने आपको बताया जेल के लिए, अब जैसे ये किताब है, मुझे बहुत रिसर्चर्स फ़ोन करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो आर्म चेयर राइटिंग हम करना चाहते हैं। हम जाना नहीं चाहते पर जाए बिना कुछ मिल जाए, एक PDF आ जाए, 2 पैराग्राफ भेज दीजिए और एक ऑडियो बाइट भेज दीजिए, उसको ट्रांसक्राइब करके हम कर लें। ऐसा करके हम जेल का नुकसान करते हैं। मुझे लगता है हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं करना चाहिए। चाहे आप सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करें, एनवायरनमेंट के लिए करें, किसी के लिए भी करें, दिल से करें। और नकल मार के करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि अच्छा वो है, आज आपने सुना कि कोई माउंट एवरेस्ट पे गया तो चलो मैं भी अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँ। फिर आपने सुना कि किसी ने क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छा किया तो चलिए क्लाइमेट चेंज पे कराएं। हम सबके अंदर एक बंदर रहता है और ये जो बंदर है बड़ा परेशान करता है। तो इस डाली से उस डाली बस कूदता रहता है। हाँ, तो ये जो एक तो बंदर है, इसको छोटा करना है। ख़त्म तो नहीं होता है, धीरे धीरे छोटा कर देना है। और हमें एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचना है जो ऐसा हो कि अंदर की जेल थोड़ी सी और खुशहाल हो जाए और थोड़ी सी और कंस्ट्रक्टिव हो जाए। जो उनका खाली समय है वो सही तरह से इस्तेमाल हो और बाहर वाले भी जेल को लेकर जजमेंटल होना छोड़ दें। एक इंटरव्यू है यूट्यूब पर नुपुर तलवार के साथ, जेल का पहला और आखिरी इंटरव्यू था जब वो जेल के अंदर थी। मीडिया ट्रायल पर वो बात करती और वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने पहली बार जिस केस पे ये कहा था और उसके बाद तो बहुत बार कहा कि मीडिया अपनी हदों को पार कर रहा है, तो वो आरुषि की तलवार केस में था। उस यूट्यूब इंटरव्यू में एक हिस्से में वो बोलती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि जेल से आपने क्या सीखा, क्या पाया, तो कहती कि जेल जजमेंटल नहीं है। तो बाहर के लोग अगर ये नहीं है तो अगर जेल के बाहर के लोग सिर्फ इतना कर लें कि वो फिल्म से जो उन्होंने एक छवि बनाई है उसके आधार पे जजमेंटल होना छोड़ दें, जेल को उसकी हालत पे छोड़ दें। अगर आप जेल के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत कुछ करिए। अच्छा नहीं करना चाहते मत कीजिए, बुरा भी मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। आप ऑब्जर्व करते रहिए, जेल के लिए अच्छा काम करने वाले कर देंगे, अपने आप करेंगे। वो आपको आकर नहीं बोलेंगे, पर आप जेल को परेशान मत कीजिए। जेल में जो लोग हैं वो अपने अकेलेपन से वैसे भी जूझ रहे हैं, अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जेल का स्टाफ परेशानियों से जूझ रहा है। उनके पास अपनी कई चीज़ें ऐसी जिनको उन्हें सुलझाना है। फाइट्स है ना, एक बहुत बड़ा जो फंडामेंटल एक इंडियन जेल का परसेप्शन भी है कि अंदर बहुत फाइट्स होती हैं, बहुत वायलेंस होता है। उसको सॉल्व करना ही शायद एक जेलर के पास बहुत बड़ा कंसर्न। बाहर कौन सी कम होती है, ये भी सही। तो जो बाहर हो रहा है वही सब टुकड़े वहीं पर हो रहे हैं। आप कहना चाह रहे हो कि जेल बेसिकली समाज का प्रतिबिंब है, उसी का हिस्सा है, वहीं पर वो सब हो रहा है। तो ये जो पहली तस्वीर जिसकी बात से हमने शुरू की थी, ये वो तस्वीर है कि वो जब जा रहा है तो बाहर उसका परिवार है और ये एक साफ सुथरी सी एक जेल का वो हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि जेल जो हो वो इसी तरह की ऑर्गेनाइज्ड, साफ सुथरी और वेल प्लान्ड जेलें हों, कम जेलें हों। जेल का कम होना, जेल का बंद होना, जेल का ना बनना सकारात्मक है अगर आपकी पॉपुलेशन, प्रिजन पॉपुलेशन घट रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नई जेलें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि नई जेल बनाकर आप ये शायद इंप्रेशन दे रहे हैं कि और लोग आएँ जेल के अंदर। और दूसरा ये कि जो जेल के अंदर जाए वो अपने आप को सुधारे, जो जेल से बाहर आए वो सुधर कर बाहर आए और फिर वो एक नई ज़िंदगी को शुरू करे और बाहर वाले उसको सपोर्ट करें। तो ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो मुझे लगता है इसी दिशा में तिनका काम भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन ह्यूमन कंडीशंस इन जेल्स पर जस्टिस लोकूर जब उस बेंच को हेड कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सजेशंस तिनका की ली थी, इंक्लूड की थी उन्होंने। और कुछ जेलों पर जो हमने अभी स्टडी किया है वो रिपोर्ट हमने ऑलरेडी सौंपी, अभी कुछ और रिपोर्ट्स हम सौंपेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भारत की जेलें बेहतर होंगी, पूरी संभावना है। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड स्पीकिंग टू मी। एक बड़ा अलग परसेप्शन मिला जेल को लेके, जो एक सो कॉल्ड नैरेटिव सोशल मीडिया या सिनेमा या न्यूज़ इन सब के थ्रू आता है, उसको एटलीस्ट आपने ब्रेक किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।